वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इंडियन इकोनॉमी के इस लेक्चर को हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाला है, हिंदी वाला पहले ही आ चुका है। अंग्रेजी माध्यम में हम पुराने प्रश्नों से आगे बढ़ेंगे, यानी PYQs को पहले देखेंगे जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर आपको भाषणबाजी के साथ साथ PDF की भी आवश्यकता है, साथ में पूरा एक गाइडेंस आपको चाहिए, कहीं और आप जाना नहीं चाहते, एक जगह सब कुछ आपको आवश्यकता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जुड़ने की इच्छा है तो नंबर दिए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन करेंगे तो आपको प्रक्रिया यहाँ पर बता दी जाएगी। सर का WhatsApp नंबर है, अगर दिमाग में कोई शंका उठ रही है तो आप यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। तो जैसा कि कहा था कि पिछले जितने भी विषय हमने कंपाइलेशन के रूप में या लेक्चर के रूप में आपको दिए हैं, उन सभी में हम PYQs से शुरू करते हैं, तो यहाँ भी करेंगे, वो यहाँ प्रस्तुत है। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन RO के एग्जाम में पीछे पूछे गए उन सबको हम यहाँ देखेंगे। खास तौर पे उन प्रश्नों को देखेंगे जहाँ से हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता लगते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं कि हमें किसी खास मुद्दे पर कुछ समझना है, वो तो हम आगे समझेंगे, उसीलिए एक लंबा सा लेक्चर तैयार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस टॉपिक पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और यही जानना सबसे महत्वपूर्ण है। सिलेबस देखने के बाद आपको ये पता लग जाता है कि कौन कौन से बिंदु आपको पढ़ने हैं, लेकिन क्या पढ़ना है सिर्फ इतना जानना सफिशिएंट नहीं है, कैसे पढ़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, और वो आपको बताते हैं ये पुराने प्रश्न। तो देखिए, इस पहले प्रश्न को इसमें पूछा नहीं गया है बल्कि कहा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने का काम हिस्ट्री में भी आपको दिख जाएगा और ज्योग्राफी में भी एक हद तक आपको दिख सकता है। आयोग चाहे तो हर सब्जेक्ट में ये काम कर सकता है। फिलहाल यहाँ इकोनॉमी में आप देख रहे हैं, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर्स को एक क्रम में आपको सजाना है, पहले कौन सा और बाद में कौन सा। यहाँ आप नाम देखें, ये C रंगराजन जी हैं, IG पटेल हैं, इसके अलावा सुब्बा राव हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। तो जब आप इन्हें अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आप रखेंगे IG पटेल को, उसके बाद आप रखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह को, फिर आप रख दीजिए रंगराजन जी को, और अंत में आप रखेंगे किसको? सुब्बा राव को। ठीक है, इस क्रम में रखा जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पढ़ते समय उसके जितने भी गवर्नर शुरुआत से लेकर अभी तक हुए हैं, आज़ादी से पहले वाले भी देख लीजिएगा, तो जितने भी गवर्नर हुए हैं उनका एक सीक्वेंस में आपको अता पता होना चाहिए, कार्यकाल मालूम होना चाहिए। ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इस साइड वाला भी देख लेते हैं। यहाँ लिस्ट मैच करनी थी आपको, जैसे आपने यहाँ पर की। यहाँ मैच तो नहीं करना था, लेकिन एक सीक्वेंस चुनना था, यहाँ पर आपको मैच करना है। तो ये 5 ईयर प्लान की लिस्ट है। पहले जो लिस्ट 1 है इसमें 5 ईयर प्लान पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके दिया है, और इसमें कौन सा ग्रोथ मॉडल अडॉप्ट किया गया था, अप्लाई किया गया था, वो दे रखा है। तो पहला 5 ईयर प्लान, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ S चक्रवर्ती मॉडल है, हेराल्ड डोमर मॉडल है, अशोक रुद्र का मॉडल है और महालनोबिस मॉडल है। इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जब इसे हम मैच करेंगे तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, यानी पहला 5 ईयर प्लान था, इसे साफ कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं पहला जो 5 ईयर प्लान था ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, और दूसरा वाला महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका पूरा नाम था, PC महालनोबिस, इनके बनाए हुए मॉडल पर आधारित था। तीसरा वाला जो है ये चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था, आप इसे सीधा पहले वाले से मिला लीजिए। और चौथा वाला जो मॉडल था, यानी 4th 5 ईयर प्लान का, वो अशोक रुद्र मॉडल पर बेस्ड था। इसे हमने देखा। तो 5 ईयर प्लान को पढ़ते समय न सिर्फ आपको ये देखना है कि उसमें ग्रोथ रेट क्या तय किया गया था, कौन कौन सी उपलब्धियां वहाँ से प्राप्त होती हैं, कितनी उसकी सफलता थी, ये सब देखने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका मॉडल क्या था। नेक्स्ट, यहाँ देखें, यहाँ मतलब यहाँ लेफ्ट साइड में द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, तो सर्विस सेक्टर है, फिलहाल तो यही है, इसे आपने देखा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। तो अगले वाले का मतलब यहाँ दाहिनी ओर आ जाइए। अ फार्मर विच हैज़ लैंड होल्डिंग बिटवीन 1 to 2 हेक्टेयर, 1 to 2 हेक्टेयर, 1 से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में, उसे हम क्या कहेंगे? तो अब इसका मतलब, इस प्रश्न का मतलब, वैसे तो इसका आंसर आप भी जानते हैं कि स्मॉल फार्मर होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मार्जिनल फार्मर के लिए लैंड होल्डिंग कितना होना चाहिए। ठीक है, बिग फार्मर के लिए कितना होना चाहिए, मीडियम फार्मर कहलाने के लिए या मीडियम फार्मर के रेंज में आने के लिए आपके पास लैंड होल्डिंग कितना होना चाहिए, ये आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिजनेसेस इन इंडिया हुज इन्वेस्टमेंट इज अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़। ध्यान से देखिएगा, उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी होनी चाहिए, अप टू 1 करोड़, और टर्नओवर जो है वो अप टू 5 करोड़। तो ऐसे जो बिजनेस होते हैं भारत में, उन्हें हम क्या कहते हैं?
तो उनको हम कहते हैं माइक्रो इंटरप्राइजेस। अब इसमें सभी की डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द इंडियाज एग्रीकल्चरल, यहाँ देखें, इंडियाज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, ठीक है, 2020 वाला ये जो बिल है, इसमें किस चीज़ का मेंशन नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का इसमें मेंशन नहीं है, बाकी सारी चीज़ों का है, जैसे कि इसेंशियल कमोडिटीज़ का है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी जो है इसका भी उसमें उल्लेख हमें दिखाई देता है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो इसमें नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, हम किधर देख रहे हैं, यहाँ पे ये वाला, तो कंपनीज एक्ट का बिल्कुल सही दिया हुआ है, 2013 ही है इसका समय, है ना, और पार्टनरशिप एक्ट का भी ठीक ठाक है 1932, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ठीक है, लेकिन यहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो दिया हुआ है ये असल में 1872 का है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 1870 और वही गलत है, तो हम बी वाले ऑप्शन को इसमें से निकाल रहे हैं। इधर आ जाइए, यहाँ पर कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, महिला समृद्धि योजना 1993, वुमेन सेल्फ एम्पावरमेंट प्लान 1998, वुमेन एम्पायर प्लान 1989 और नेशनल पोषाहार मिशन प्लान 2003 दिया हुआ है, जो कि गलत है। तो जरा कमेंट सेक्शन में आपके लिए ये होमवर्क है, बताइए कि पोषाहार मिशन प्लान की सही तारीख क्या होगी, ये नॉट करेक्टली मैच है, तो करेक्ट इसका क्या होगा, ये आपके लिए काम। आ जाइए अगली लिस्ट को देख लेते हैं, मतलब आप बाईं ओर देखिएगा लेफ्ट साइड में, यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच कराना है। प्रोग्राम दिया है, लॉन्चिंग ईयर साथ में दे रखा है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, स्वरोजगार योजना, ये 1997 की है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, इसमें मिलान आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये मिला नहीं है पहले से, तो इसमें दोनों एक साथ पढ़ना वैसे भी मूर्खता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है, जवाहर रोजगार योजना है और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, इसको आपको मिलाना है। तो मिलान करके देख लेते हैं, यहाँ जो आंसर है उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो 3 1 2 4 इसका मिलान होगा, यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को आप किससे मिलाएंगे, 1999 से। इसके बाद आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है, इसको आप 1997 से मिला लीजिए। इसके बाद जवाहर रोजगार योजना को आप किससे मिलाएंगे, इसको आप मिला लीजिए 1989 से सीधा सीधा। और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ये 2005 का है ही है, तो ये आमने सामने मैच है, इसमें कुछ नहीं करना था। अब आ जाइए इसके दाहिनी तरफ वाले पे, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, यहाँ देखें आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एडजस्ट ग्रॉस इनकम, AGR इसको शॉर्टकट में कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा कवर होता है, इंटरेस्ट इनकम कवर होती है, डिविडेंड कवर होता है, या फिर फॉरेक्स गेन जो है वो इसमें कवर होता है। तो असल में तीनों ही कवर होते हैं, इसमें तीनों ही जो है वो AGR के दायरे में आते हैं, तो तीनों को चुन लेंगे और तीनों को एक साथ चुनेंगे, तो इसका C वाला ऑप्शन सही था, 1 2 3 4, माफ़ कीजिएगा 1 2 3, ठीक है, ये हमने देखा। अच्छा, यहाँ देखिए, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे कि आप शॉर्ट में सिडबी कहते हैं, इसका लोकेशन कहाँ पे है, लखनऊ, याद रखिएगा लखनऊ। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, तो यहाँ कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट टू फिजिकल पॉलिसी, तो वो सब बेकार है, इसके डी वाले ऑप्शन को देखें। डायरेक्ट मेजर्स टू कंट्रोल इफेक्टिव डिमांड, मतलब हर टर्म की, हर इकोनॉमिकल टर्म की आपको सही डिफिनीशन पता होनी चाहिए। इन्फ्लेशन इज बेनिफिशियल फॉर द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, किसके लिए इन्फ्लेशन जो है वो बेनिफिशियल होती है, सबके लिए नहीं होती है, ये तो स्पष्ट बात है, लेकिन कुछ लोगों के लिए लाभदायक होती है। तो उनमें से एक होते हैं क्रेडिटर, ठीक है, जो क्रेडिटर होते हैं उनके लिए ये फायदेमंद होती है, कंज्यूमर्स के लिए नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहाँ देखें आप, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोन्स कैन बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, किस पर्पज से इनके लोन को, मतलब जो IMF का लोन है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मेन पर्पस होता है टू मीट द टेम्पररी डिफेक्ट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो BOP होता है उसमें एक टेम्पररी डिफेक्ट प्राप्त करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्रीन बॉन्ड। अब ग्रीन बॉन्ड क्या है उसके बारे में A to Z आपको पता होना चाहिए, आगे सारी डिफिनीशन हम देखने वाले हैं, तो यहाँ उतनी विस्तार वाली चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर जो डिफिनीशन है वो असल में यहाँ है, देखिए, ग्रीन बॉन्ड आर फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन इज शॉर्ट डेट, यहाँ देखिए, ग्रीन बॉन्ड आर फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन इज शॉर्ट डेट मैच्योरिटीज़, शॉर्ट डेट मैच्योरिटीज़, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जो स्टेटमेंट है वो ग्रीन बॉन्ड की डिफिनीशन आपको बता रहा है, हम इसे विस्तार से देखेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो यहाँ दो ही स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला कहा गया कि अब यहाँ देखिएगा
अ सब्सिडियरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अ सब्सिडियरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि डिपॉजिट अप टू 5 लाख आर इंश्योर्ड बाई इट। अब इनमें से आपको देखना है कि सही कौन सा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। तो असल में इसमें दोनों ही सही हैं, दोनों ही जो इन्फॉर्मेशन है वो परफेक्ट हैं और इसीलिए हम बोथ फर्स्ट एंड सेकंड को चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिस्ट मिलान आपको करना है। तो लिस्ट 1 में बैंक दिया है, लिस्ट 2 में टाइप दिया है कि किस प्रकार का है। तो इंडियन बैंक है, ICICI है, सिटी बैंक है और सारस्वत बैंक, फॉरेन, कोऑपरेटिव, प्राइवेट और पब्लिक। अब इसमें मिलान आप करेंगे तो इसका जो परफेक्ट मैच है वो डी वाला हो जाएगा, 4, 3, 1, 2। इंडियन बैंक को आप किससे मिलाएंगे? पब्लिक से मिला लेंगे, पब्लिक सेक्टर। इसके बाद ICICI जो है ये प्राइवेट सेक्टर का ही है। सारस्वत बैंक जो है ये किससे संबंधित है? ये कोऑपरेटिव है। और सिटी बैंक को अगर आप मिलाएंगे, पहले तो सिटी बैंक को ही मिला लीजिए, ये सी वाले यानी तीसरे पॉइंट पे है। तो सिटी बैंक को आप मिलाएंगे तो ये फॉरेन सेक्टर से जुड़ जाएगा। और सारस्वत वाला जो है इसको आप कोऑपरेटिव से मिला लीजिए। ऐसे करके मिलाएंगे और ये परफेक्ट मैच हो जाएगा, 4, 3, 1, 2। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग मेजर्स दैट RBI यूजेस टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इंक्रीज बैंक रेट, इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो, इंक्रीज ऑफ सिचुएटरी लिक्विडिटी रेशियो, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब इसमें आपको ये देखना होगा कि RBI के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इसमें से कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, RBI क्या क्या करता है। तो केवल पहला, दूसरा और तीसरा, इंक्रीज बैंक रेट पहली चीज़, दूसरा कैश रिजर्व रेशियो में इंक्रीज करता है और सिचुएटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी जो SLR होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। लेकिन परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसमें शामिल नहीं है, तो हम 1, 2, 3 को चुनेंगे यानी बी वाले को। ठीक, तो रिजर्व बैंक किस प्रकार से बाजार पर और वित्त पर नियंत्रण रखता है, मुद्रा पर नियंत्रण रखता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ कहा गया कि द डिफरेंस ऑफ गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP एंड मार्केट प्राइस विच इज पेड डायरेक्टली टू द फार्मर्स अंडर WTO इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है? तो ये एक तरह की सब्सिडी है, ये तो देखकर मालूम हो रहा है। अब सब्सिडी कैसी है? तो ये ब्लू बॉक्स सब्सिडी है, इसको कहा जाता है ब्लू बॉक्स सब्सिडीज। यहाँ देख लीजिएगा, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैन बी डन बाई, तो ये इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस, साथ में जो अल्टरिंग सेल्स मिक्सचर है उसके बारे में, रिड्यूसिंग वेरिएबल कॉस्ट, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैन बी डन बाई, किस प्रकार से डन किया जाता है? तो तीनों काम इसमें होते हैं और इसीलिए ऑल ऑफ एबव को चुना, यानी डी वाले ऑप्शन को। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये सब PYQ है, पुराने पूछे गए हैं, इनसे ये आइडिया लगेगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सोशल इंडिकेटर ऑफ पुअर्टी? पुअर्टी के सोशल इंडिकेटर के तौर पर इसमें से कौन सा काम नहीं करता है? तो इलिटरेसी, यहाँ देख रहे हैं आप, इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये तीनों ही इसमें मेजर किए जाते हैं। लेकिन लैक ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है, मतलब इसे पुअर्टी के इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो पहले वाले ऑप्शन को इसमें से चुन लेंगे और इसका मतलब है कि B, C और D इस्तेमाल किए जाते हैं, तो तीनों को याद रखेंगे। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, ये तीनों जो आप देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और कॉमर्स, ये किसके अंडर में आते हैं या किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब टर्शियरी एक्टिविटी है, ये ना तो प्राइमरी होंगी ना सेकेंडरी होंगी, तो ये फिर किस में आएंगी? टर्शियरी में आएंगी, रूरल में आ नहीं सकती, तो पहचानना आसान है। इम्पोर्ट टैक्स के बारे में पूछ लिया, तो इम्पोर्ट टैक्स क्या है, इसके मतलब इसके माध्यम से क्या होता है? तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्ट टैक्स के माध्यम से डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करता है। यहाँ पर पूछा गया कि द इंडियन रुपी वॉज मेड फुली कन्वर्टेबल ऑन करेंट अकाउंट, और ये कब हुआ था? 1994 में। ठीक है, इसका समय पूछा है। यहाँ पर पूछा गया कि व्हाट काइंड ऑफ अ टैक्स इज GST। तो अब ये पुराना प्रश्न हो चुका है, हालांकि GST पर पूछने के लिए तमाम चीज़ें हैं। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक पूरा बंडल है या गुच्छा है, जिसमें कि बहुत सारे जो अप्रत्यक्ष कर थे यानी इनडायरेक्ट टैक्स थे, उन्हें मिला दिया गया, अलग अलग बिखरे हुए थे, उनका एकीकरण कर दिया गया, तो ये बन गया GST। यहाँ आपने देखा। अब इसके बाद देखिए, हु इज़ द फाइनेंशियल एजेंट एंड एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट इन करेंसी एंड फाइनेंशियल मैटर? तो RBI है, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता है। एडवाइजरी डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह से RBI का है। बैंकों का बैंकर उसे कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, उरुग्वे राउंड, ये किससे रिलेटेड है? तो उरुग्वे राउंड का रिलेशन है गार्ड से, ध्यान दीजिएगा, ना तो इसका संबंध WHO से है और ना ही वर्ल्ड बैंक से है, इसका संबंध है गार्ड से।
नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटा दीजिए, जितना आपने एक्सपोर्ट किया है उसमें से जितना इंपोर्ट हुआ है उसको माइनस कर दीजिए, आपको नेट एक्सपोर्ट मालूम हो जाएगा। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इसको हम कैसे नापते हैं, तो एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा ए वाला स्टेटमेंट ही सही है और बाकी गलत है, तो सही वाले को देख लेते हैं। एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, ठीक है, यहाँ बात हो रही है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की। हर इंडेक्स को नापने का अपना तरीका होता है, तो वो दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज नॉट इन्वॉल्व या नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स फ्रॉम इंडिया, तो इसमें से कौन सी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मतलब एक्सपोर्ट के काम में इन्वॉल्व नहीं है, तो नाफेड दिया हुआ है, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन दिया हुआ है और एमएमटीसी दिया है, ये तीनों इन्वॉल्व है, लेकिन इफ़को इसमें शामिल नहीं है, इफ़को इससे बाहर है, तो इसे हमने चुना। हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट स्पेक्यूलेटर इन द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, तो ये ब्रोकर होगा, सीधी बात है, ये आपने कई बार पढ़ा है, ना तो बुल होगा ना बियर होगा, स्टैग होगा नहीं, तो ये फिर ये ब्रोकर ही होना है, दलाल। अब इधर आ जाइए, इंडियन इकोनॉमी मिक्स है, ठीक है, ये ना तो कैपिटलिस्ट है और ना सोशलिस्ट है, हालांकि कैपिटलिज्म की ओर इसका ज़्यादा झुकाव है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर इसका जो पलड़ा है वो ज़्यादा भारी है, लेकिन पूरी तरह से पूंजीवादी यानी कैपिटलिज्म की ओर ये झुकी पूरी तरह से कैपिटलिज्म की ओर ये स्थिर नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर आबादी गरीब है और धन का जमावड़ा कुछ धनी लोगों के पास है सिर्फ, तो इससे असंतुलन की स्थिति है जो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में आमतौर पर नहीं दिखाई देती है, तो इसमें अंश जो है वो ज़्यादा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ही दिखाई देता है, लेकिन फिलहाल घोषित तौर पर क्या है, मिक्स इकोनॉमी। अब इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, तो यहाँ दो प्रश्न हैं, पहले बाईं तरफ वाले को देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स रिकॉग्नाइज ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंटल एफर्ट्स, इसमें से कौन सा है, तो ये 8वां 5 ईयर प्लान था जिसमें कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसे कोर माना गया, जितने भी डेवलपमेंटल इफोर्ट हैं उन सभी में। अगर मानव विकास नहीं होगा तो हम बाकी डेवलपमेंट करके ही क्या करेंगे, सारा विकास और सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो मनुष्य के लिए ही है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के जो मानदंड हैं वो सबसे कोर पॉइंट, ऐसा माना गया 8वें पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है, 5 ईयर प्लान हमेशा एवरग्रीन टॉपिक रहेंगे, इनसे प्रश्न बनते ही हैं। विथ रेफरेंस टू किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब योजनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो कहा गया कि द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज लॉन्च इन द ईयर 2001, पहली चीज़। दूसरा ये कि स्कीम प्रोवाइड एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट टू द फार्मर फॉर देयर कल्टिवेशन नीड्स, केवल दूसरा वाला सही है। इसमें जो लॉन्च का समय दिया हुआ है वो गलत है, 2001 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाबार्ड, नाबार्ड के संबंध में कुछ 3 स्टेटमेंट, माफ कीजिएगा 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। यहाँ पर कहा गया कि नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश इन ईयर 1982 और यहाँ पर कहा गया दूसरे वाले में पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा लाया गया था, वो तो आप जानते ही हैं। इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटीज़ ओनली फॉर एग्रीकल्चर, केवल एग्रीकल्चर के लिए ये क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं देता है, ये आप जब जाहिर तौर पर जानते हैं, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है, ठीक है। इसमें करेक्ट कौन सा है, केवल पहला वाला। अगले वाले को देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है दाहिनी तरफ वाला, इसमें कहा गया कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट यानी MSMED इसको कहा जाता है शॉर्टकट में, ये पास किया गया था। किस साल पास हुआ था वो वर्ष आपको बताना था, 2006। AD लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ हम हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो जाहिर तौर पे हम ईस्वी के बाद वाली ही बातें कर रहे हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी, ध्यान से देखिएगा, द क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुड बी, कितना होना चाहिए, तो इसकी जो रेंज है वो अबव 25 लाख बट डज नॉट एक्सीड रेट 5 करोड़, मतलब 25 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन 5 करोड़ से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो रेंज है वो 25 से 5 के बीच की, 25 लाख है और 5 करोड़ है। अब इधर आ जाते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, ये देखिए, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स आर इस्टेब्लिश्ड, ये मेंबर्स के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं, इसमें सदस्य होते हैं, सदस्यों के माध्यम से ही इसकी स्थापना होती है। तो कोऑपरेटिव से वैसे भी आप कनेक्शन जोड़ सकते थे, हालांकि इसमें उल्लू बनाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी भी दे दिया है, लेकिन सोसाइटी बनेगी कैसे, मेंबर्स से बनेगी, तो पहला वाला सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ लिस्ट मिलान करनी है, तो लिस्ट में दिया क्या है, कैपिटल गेन टैक्स दिया है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी साथ में दिया हुआ है, कस्टम ड्यूटी दिया है, कॉरपोरेट टैक्स दिया हुआ है,
और इसमें इनकम है, इसके अलावा फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड गुड, मतलब कि कौन सा टैक्स, कौन सी चीज़ किस टैक्स के दायरे में आती है वो दे रखा है। तो इनकम है, साथ में फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, इंपोर्ट है आपका, और सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी है, किस पर कौन सा टैक्स अब आरोपित होता है। तो इसमें मिलान आपको करना था, और मिलान करेंगे तो देखिए इसमें ए वाला ऑप्शन ही सही है। जो कैपिटल गेन टैक्स है उसमें सेल ऑफ प्रॉपर्टी, जो संपत्ति की बिक्री इत्यादि होती है, वो इसके दायरे में आएगा। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के दायरे में क्या आएगा इसमें से? फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड गुड। और इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी के रेंज में आएगा आपका इंपोर्ट, ठीक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम। और डी वाले को आप मिला लीजिए पहले वाले से, कारपोरेट टैक्स इनकम, इसे आपने सीधा मिलाया। तो ऐसे करके देखेंगे। और यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए सेबी एक्ट को कब पास हुआ था वो आपसे पूछा जा रहा है, तो 1992, ये आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, अब ये इसका जो समय है आप देख लीजिए, पीछे भी हमने इसे देखा था और इसका टाइम वहाँ गलत दिया था, 1998 से लेकर 99, ये रेंज दी हुई है इसी वर्ष, मतलब वर्ष सत्र में इसे पास किया गया था। इसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ 2 पल्स ऑयल सीड क्रॉप, तो इसमें आप देख रहे हैं ये ग्राउंड नट है, ठीक है, ये ग्राउंड नट है यानी मूंगफली है, तेल प्राप्त किया जाता है इससे। और इसके बाद यहाँ देखिएगा, येलो रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो ये ऑयल सीड प्रोडक्शन से है, मतलब तिलहन उत्पादन से येलो रिवॉल्यूशन यानी पीली क्रांति का संबंध है। और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन बनाना, तो ये जितने भी रिसर्च सेंटर हैं आगे हम सबको देखेंगे, यहाँ सिर्फ एक दिया हुआ है जो क्वेश्चन आया था, ये त्रिची में है, ठीक है, इसकी स्थिति कहाँ पर है? त्रिची में है। अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिटेल मैनर में सारी चीज़ों को देखेंगे, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी टर्म्स हैं या जितनी भी डिफिनीशन है, उन सबको हम क्लियर करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।